Hello students, I am Shama Pandey and welcome back to my channel Camphor Classes. So today we will see lots of questions from our previous lecture Mendeleev periodic table from the chapter periodic classification of elements. So let's see. So students, सबसे पहले हम देखेंगे very short questions. So our first question is Mendeleev periodic table explained? सॉरी फिर से क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है. सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन. सो आंसर इज हियर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर in the table form such that it reflects similarities and trends in the behavior of elements. Okay. So basically Mendeleev periodic table is simply an arrangement of elements जहाँ पे एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक टेबल फॉर्म में और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलैरिटीज़ मतलब एक ट्रेंड बनाया गया है जिसमें कि एक प्रॉपर ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया हुआ है जिसमें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ऊपर वाले से नीचे वाले की प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज़ होती हैं. ऐसा ही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी पीरियड्स डज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैव? 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके. So here is our answer. There are 6 periods and 8 groups in Mendelev's periodic table. Next question. How many elements were known at the time of Mendelev's? 63 elements. Okay. So there are 63 elements present in Mendeleev periodic table. Okay. Again, the question is, in Mendeleev periodic table, hydrogen was placed along with which type of element? Okay, so हमने पहले ही लेक्चर में देखा हुआ है कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो डिसाइडेड नहीं था. मतलब फर्स्ट ग्रुप एंड 7th ग्रुप वो किसी के भी साथ रखा जा सकता है. ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया था मेंडलीव ने. ठीक है. बट यहाँ पर जब हमें पूछ रहा है कि किसके साथ रखा गया तो हम जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं मेंडलीव का तो वो हमेशा एल्कली मेटल के साथ ही रखा जाता है. ठीक है. तो आवर आंसर इज एल्कली मेटल. राइट द फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन. सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है तो वो होगा H2S. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड ऑफ सोडियम. तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह बस सोडियम रख देना है क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसे हैं. ओके. और इनकी वैलेंसी भी एक जैसे है तो इसीलिए इनका फॉर्मूला जो होगा ऐसे होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टू द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन. So our question is, what is the formula of chloride, oxide and sulfide of hydrogen? तो क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होगा. ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? H2O होगा. एंड सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है हमारा? H2S हो जाता है. ओके. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. क्वेश्चन इज मेंडलीव अरेंज्ड द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट. ठीक है. तो मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडलीव हेल्प इट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट इन रसिया. सो आंसर इज ऑयल रिफाइनिंग. ओके. आंसर इज ऑयल रिफाइनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोथ हैलोजन एंड हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज what molecules? Okay. हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों किस टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आपको ये बताना है. किस टाइप के मॉलिक्यूल बनाते हैं? दैट मीन कि मोनोमर, हेट्रो, होमो, डाइमर, मोनोमर मतलब किस टाइप के बनाते हैं. क्या सिमिलैरिटीज़ है हाइड्रोजन और हैलोजन के मॉलिक्यूल में ये बताना है आपको. ठीक है. तो बेसिकली डाई एटॉमिक फॉर्म करते हैं. ठीक है. हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे आपने H2 देखा होगा. आपने H2 भी देखा होगा एंड आपने Cl2 भी देखा होगा.
आपने Br2 भी देखा होगा, आपने I2 भी देखा होगा, आपने F2 भी देखा होगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके हैलोजेंस हैं ये सब मतलब डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो है हाइड्रोजन ये भी H2 फॉर्म में करता है, मतलब मॉलिक्यूल अगर बनाता है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन कंबाइंड विद व्हाट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ओके। हाइड्रोजन एंड हैलोजन किसके साथ कंबाइंड होके, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हैलोजन कंबाइंड विथ व्हाट, मतलब किसके साथ कंबाइंड होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन किसके साथ कंबाइंड होता है, तो हमारा आंसर है नॉन मेटल के साथ, ठीक है। नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। नॉन मेटल यहाँ पर लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ मेटल टू फॉर्म बॉन्ड्स। हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन करके कौन सा फॉर्म बनाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, ओके। तो हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मेटल के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके पास एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन का नोट्स हो जाएगा जिसको आप एग्ज़ाम से पहले देख कर जा सकते हो, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज़ ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, जितने भी स्टेटमेंट हैं इसमें आपको बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ओके। सो फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन पोजिशन इज़ कंट्रोवर्शियल इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो कंट्रोवर्शियल है, यानी कि उसको अच्छे से उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनका जो थियरी था, उनके जो लॉ थे वो फेल हो गए। ये उनका ड्रॉबैक था, इसी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी, और वो अभी भी है मतलब। तो यस, ये होगा ट्रू। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ट्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नो एलिमेंट विद higher atomic masses were placed before any other element with lower atomic masses। तो इसमें कह रहा है कि क्या पीरियोडिक टेबल में हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट को लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि नो एलिमेंट मतलब नहीं रखा गया, सॉरी हाँ। तो इसमें बोला है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में किसी भी हैवियर एटम को लाइटर एलिमेंट के पहले नहीं रखा गया। तो ये तो झूठ है, मतलब गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा हुआ है। हमने कुछ एग्जांपल दिखाए थे आपको, ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट और निकिल ही ले लीजिए। कोबाल्ट का जो है वो ज़्यादा है और उसको निकिल से पहले रखा गया है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया, एफ मीन्स फॉल्स, ओके। So our next question is, two atoms of hydrogen combines with one atom of oxygen to form an oxide। So ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन के दो एटम हो और ऑक्सीजन का सिंगल एटम हो तो वो क्या ऑक्साइड बनाएंगे। तो यस, ये सही है, H2O बनाते हैं। और H2O जो होता है देख लेते हैं। हाइड्रोजन के दो एटम हो गए H2 और ऑक्सीजन का एक हो गया ये H2O। तो ये जो H2O बना रहा है, ये H2O जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ओके। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यस, ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये क्या है, हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सो ट्रू के लिए मैंने टी लिख दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन एटम ऑफ सोडियम कंबाइन विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड। सो जैसा मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन एंड सोडियम एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की होगी वही सोडियम की होनी चाहिए, ठीक है, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मेंडलीव ने बोला था कि हाइड्रोजन जो है वो दो मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, और इस स्टेटमेंट में हमने ये देखा भी था। तो जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये वाली, इसमें इन्होंने बोला है कि एक Na होगा
और एक ही O होगा। तो क्या ये सही हो सकता है? जब हाइड्रोजन H2O बना रहा है तो ये NaO कैसे बना सकता है? तो ये भी गलत है। ये जब भी बनाएगा ऑक्साइड तो ये भी हाइड्रोजन की तरह Na2O ही बनाएगा। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, क्योंकि कभी भी सोडियम का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, 4 हाइड्रोजन के एटम होंगे, कंबाइंस विथ 1 एटम ऑफ कार्बन टू मेक अ कंपाउंड। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कार्बन हो और 4 हाइड्रोजन हो? ठीक है, एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैंने पिछले लेक्चर में आपको, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, और टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये 4 हाइड्रोजन को अपने पास रख सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ही 4 होती है। तो यही बोल रहा है कि 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ कंपाउंड बना सकते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। सो आवर आंसर इज़ ट्रू। ओके, तो आप इस सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मैंने यहाँ पर सारा आंसर लिख दिया, ट्रू फॉल्स बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सो आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो हमने पहले भी जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि कितने पीरियड और कितने ग्रुप होते हैं। तो 8 ग्रुप्स होते हैं एंड 6 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, हाउ मेनी ग्रुप्स पूछ रहा है। ओके, तो कितने ग्रुप्स होते हैं? हमने पढ़ा था 8 ग्रुप्स होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जैसा मैंने आपको अब भी बताया कि 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स, 6 पीरियड्स होते हैं। ओके, सो आवर आंसर इज सी। स्टूडेंट्स, साइड से जो आवाज़ें आ रही होंगी उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, और इस पर फोकस करिए कि मैं क्या क्वेश्चन करा रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेंडलीव Mendeleev's periodic table, how many periods were divided into 2 series? कितने पीरियड्स को हमने मेंडलीव ने कितने पीरियड को 2 सीरीज में डिवाइड किया हुआ है? ठीक है, सो आवर आंसर इज 3 पीरियड्स ऐसे हैं जिनको कि 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैलोजेंस आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप। हैलोजन को किस ग्रुप में रखा गया है? मैंने आपको बताया कि उसका पोजीशन अभी भी क्लियर नहीं था मेंडलीव के टाइम में, तो उसको फर्स्ट एंड 7 दोनों में रखा गया है। बट जब आपके ऑप्शन में फर्स्ट मेंशन हो तो आप फर्स्ट पे टिक करना। अगर आपके ऑप्शन में फर्स्ट दिया ही नहीं है तो जनरली बच्चे फर्स्ट में पढ़ते हैं, तो इसलिए एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि फर्स्ट तो दिया नहीं है तो कहाँ पे टिक लगाएं, कहाँ पे मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट के अलावा 7th में भी होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 7th, ग्रुप 7th। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऐसे कभी भी श्योर नहीं होता है, लेकिन जब भी मैं पढ़ाने बैठती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, तभी साइड से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, और जो भी आवाज़ें आ रही हो आपको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन है एल्केलाइन elements are placed in which group in Mendeleev's periodic table। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अल्कलाइन एलिमेंट्स को कौन सी पोजीशन दी गई है और वो किस ग्रुप में रखे गए हैं, ये आपको बताना है। सो मैं आपको पढ़ाऊँगी, और काफ़ी चीज़ें तो मैंने आपको करा दिया है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्कलाइन एलिमेंट्स को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया और अल्कली अर्थ मेटल को सेकंड ग्रुप में रखा गया। ये आपको पता भी होगा, और नहीं भी पता है तो अभी मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लेना। तो फर्स्ट ग्रुप। ओके, आवर आंसर इज़ डी। सो नेक्स्ट जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें मैंने पहले ही आंसर अभी लिख दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये भी तो जानना चाहिए हम लोगों को। सो मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल इन 1869। ओके, 1869 में
पहली बार पब्लिश्ड किया था इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को। हिज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इनका भी जो ओरिएंटेशन था, जो भी अरेंजमेंट था वो एटॉमिक मास बेस्ड था, ये हम सब जानते हैं। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मेड इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट हैड नॉट येट बिन डिस्कवर्ड। इन्होंने उन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी बताई थी जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं थी, मतलब उनके टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थी। तो ये इनकी बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी थी और इनका बहुत ही प्लस पॉइंट था, जिसकी वजह से इनकी थियोरी इतनी हिट हुई थी और सब लोग इनकी थियोरी आज भी हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इस वजह से ही इनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई मेंडलीव इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी मैंने आपको बताया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहा गया मेंडलीव को। सो आंसर इज इन 1869 द रशियन केमिस्ट मेंडलीव नोटेड दैट repeating pattern of behavior could be seen in the way elements combined with each other. ओके, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने होल्स भी छोड़े थे। ही इंक्लूड होल्स इन हिज टेबल फॉर एज येट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए भी इन्होंने क्या किया था, होल्स छोड़ा था, स्पेस छोड़ा था अपने पीरियोडिक टेबल में, जिसमें कि जो भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो उनकी जब डिस्कवरी हो तो वो वहाँ पे बिल्कुल फिट आए। और ऐसा हमने 2-3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा भी है एग्जाम्पल में। ठीक है, एंड प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये प्रॉपर्टी होगी और उनका यही जगह होगा, इसी जगह पे वो जो अपकमिंग जो डिस्कवरी होगी वो एलिमेंट्स यहीं पर आएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने इतनी सारी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था पीरियोडिक टेबल में। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर कहते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं, वाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप क्यों छोड़ा था और उसको क्या मतलब कैसे प्रूव किया कि वो सही है, मतलब उन्होंने जो स्पेस छोड़ा है वो कैसे प्रूव किया कि जो स्पेस है पीरियोडिक टेबल में वो बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ, देखते हैं कैसे। सो आवर आंसर इज रेडी। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव ने गैप छोड़ा था अपने पीरियोडिक टेबल में। दोज गैप वर लेफ्ट टू अकोमोडेट सर्टेन एलिमेंट्स विच वर नॉट नोन अंटिल हिज टाइम। उनके टाइम तक नोन नहीं था, उसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ा था। मेंडलीव हैड प्रिडिक्टेड डिस्कवरीज ऑफ सच एलिमेंट्स। मेंडलीव नेम दोज अननोन एलिमेंट्स बाय यूजिंग द प्रीफिक्स एका बिफोर सम existing elements. For example, Mendeleev named those elements as एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, जिसकी जगह पे आया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, डिस्कवर्ड लेटर, इन्होंने इसकी डिस्कवरी जो थी वो बाद में हुई थी, जिसका प्रिडिक्शन इन्होंने पहले ही कर दिया था। जैसे बोरॉन था हमारा, ठीक है, तो इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि बोरॉन जो है, एक सेकेंड, कि बोरॉन जो है उसके नीचे जो स्पेस होगा उसका इनको नहीं पता था क्या एलिमेंट होगा उस जगह पे, तो इन्होंने उसका नाम रखा था एका बोरॉन। ठीक है, एका बोरॉन। एका मीन्स संस्कृत से लिया हुआ वर्ड है। एका मीन्स एक समान, यानी एक जैसा, यानी यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा जिसकी डिस्कवरी बाद में होगी उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो बोरॉन के जैसी ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने एक स्पेस छोड़ा, यहाँ पर गैप छोड़ा और उसको क्या बोला, एका बोरॉन। और उस जगह पे बाद में क्या आया, स्कैंडियम। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी थी जैसा कि मेंडलीव ने एका बोरॉन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एका एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम के नीचे भी स्पेस छोड़ रखा था, तो उसको क्या कहा था, ये जो गैप था इसको उन्होंने बोला था एका एल्युमिनियम। क्या कहा था, एका एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसको एका एल्युमिनियम बोला था, जिसमें कि तब डिस्कवरी नहीं हुई थी मेंडलीव के टाइम पे, पर बाद में जाके इसकी डिस्कवरी हुई और वो क्या निकला, गैलियम निकला हमारा।
तो जो गैलियम है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, बिल्कुल एका एल्युमिनियम के जैसी है, यानी उसकी प्रॉपर्टी भी एल्युमिनियम से मैच करती है। तो इसका नाम था क्या था, बाद में क्या पड़ा, गैलियम, और उस टाइम पे मेंडलीव ने क्या रखा था, एका एल्युमिनियम। तो इस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी और स्पेस छोड़ रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जो गैपिंग था उसको करेक्ट बताया, और ये काफ़ी हद तक फ्यूचर में करेक्ट प्रूव भी हुआ। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाइड्रोजन एंड हैलोजन में क्या सिमिलैरिटीज़ है। जैसे कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि हमारे हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ भी रखा गया था मेंडलीव के टाइम पे, और उसको क्यों रखा जाता है ग्रुप 7 में, आखिर कुछ तो उसकी सिमिलैरिटीज़ होंगी उसके प्रॉपर्टीज़ में जो कि हैलोजन्स में भी होंगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, पिछले क्वेश्चन में पूछा हुआ था और मैंने शायद उस क्वेश्चन में भी आंसर दिया हुआ था, अगर आपको ध्यान में हो। तो फर्स्ट इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है प्रॉपर्टी में, वो तो यही हो जाती है कि ये डाई एटॉमिक है और ये डाइमर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा, वो H2 बनाता है, तो Cl2 बनता है, हैलोजन्स में Br2 बनता है, यानी जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो हमारे H2 फॉर्म में होते हैं, और हाइड्रोजन भी H2 फॉर्म में होता है। तो ये क्या करते हैं, डाइमर बनाते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उनकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि ये जैसे कि हैलोजन है ना, वो भी बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो ये देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Cl 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 और Cl आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहा था। तो यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टी हमें दिखती है, जो कि क्लोरीन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, क्लोरीन यानी कि हैलोजन, तो ये हैलोजन भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और हाइड्रोजन भी। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल ही सिमिलर होती है हाइड्रोजन की हैलोजन्स की तरह। तो ये आंसर रेडी है आपका, इसको बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने आपको यहाँ पर बताया है CH4 और CCl4 कैसे बन रहा था। CH4 बिल्कुल चारों बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है कार्बन का, और ये सारे जो बॉन्ड बन रहे हैं ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर Cl 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 और Cl, तो ये दोनों ही जो प्रॉपर्टी हैं इसकी हाइड्रोजन की और हैलोजन की दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर बताई है जो कि सेम होती है हाइड्रोजन और हैलोजन्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेक अ टेबल टू शो कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्युमिनियम एंड गैलियम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंडलीव ने एका एल्युमिनियम के लिए जो स्पेस छोड़ रखा था, वहाँ पर जो बाद में एलिमेंट की डिस्कवरी हुई उसका नाम रखा गया गैलियम। तो उसमें जो मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज़ दी थी वो कौन कौन सी थी जो कि सिमिलर थी गैलियम के साथ, इसका एक टेबल बनाने के लिए आपको बोल रहा है। आपके एनसीईआरटी की बुक में ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, तो वहाँ से आप लिख सकते हो, और मैंने भी जब वीडियो में बताया है आपको लास्ट लेक्चर की वीडियो में, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। और फिर भी मैं आपको बना के फिर भी यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आपको मिल जाएगा मेरे वीडियोज़ में भी और एनसीईआरटी की बुक में भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है आपका जो भी टेबल है, एक बार आप देख लो, मैं समझा देती हूँ। जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेंडलीव ने बताई थी, वो क्या बताया था, एटॉमिक मास बताया था उन्होंने कि 68 होना चाहिए जब डिस्कवर होगा एक एल्युमिनियम की जगह पे जो भी एलिमेंट आएगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी होगी E2O3, E फॉर एक एल्युमिनियम, ठीक है, और O3, यानी कि वो ऐसा ऑक्साइड बनाएगा जिसमें कि 2 एलिमेंट होगा और 3 जो होगा ऑक्सीजन होगा। इस तरीके से इन्होंने बताया था कि E2O3 फार्मूला होना चाहिए। तो बाद में देखा गया कि गैलियम का E2O3 हो रहा था, तो बिल्कुल सही था इनका प्रिडिक्शन जो था एटॉमिक मास के लिए 68 था और यहाँ पर 69.7 था, जो कि बहुत करीब था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था उनके प्रिडिक्शन से। तो इस तरीके से ये दोनों ही सही प्रूफ हुआ उनका प्रिडिक्शन। और फार्मूला ऑफ क्लोराइड जो उन्होंने दिया था ECl3 दिया हुआ था कि जो भी एलिमेंट आएगा यहाँ पर वो क्या करेगा, ECl3 बनाएगा, क्योंकि एक एल्युमिनियम इसका नाम रखा गया था। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि एल्युमिनियम जो होता है वो +3 होता है और इसीलिए AlCl3 बनाता है। ठीक है, तो अब चूंकि इसका नाम एका एल्युमिनियम है यानी इसकी प्रॉपर्टी भी एल्युमिनियम के जैसी होगी, तो ये भी ECl3 बनाना चाहिए, ऐसा इनका प्रिडिक्शन था। और बाद में हमने देखा जब गैलियम की डिस्कवरी हो गई थी
कि हाँ गैलियम भी GaCl3 बना रहा है। तो इस तरीके से इनके ये सारे प्रेडिक्शन जो थे वो सारे क्या थे, सही साबित हुए हैं। बस एक थोड़ा सा एटॉमिक मास का थोड़ा था, तो वो भी काफ़ी हद तक नियर अबाउट वैल्यू बताई गई थी इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका प्रेडिक्शन सब सही साबित होता है। इस तरीके से इन्होंने अपना प्रूफ किया था कि इन्होंने जो स्पेस छोड़ा है वो जस्टिफाई किया था इन्होंने इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर बना देना है, जैसा भी मैंने बनाया है इसको आपको नोट कर लेना है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मेक अ टेबल टू कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ एका, बोरॉन एंड स्कैंडियम। जैसा कि मेंडलीव ने स्पेस छोड़ा था उसके लिए एल्युमिनियम के लिए, एका एल्युमिनियम के लिए, वैसे ही इन्होंने बोरॉन के नीचे भी स्पेस छोड़ा था एका बोरॉन के लिए, जहाँ पर जो एलिमेंट आया था बाद में वो था स्कैंडियम, ठीक है। तो इसमें बोला कि एक टेबल बनाइए और उसमें बताइए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो बोरॉन की और स्कैंडियम की सिमिलर थी। आखिर क्यों स्कैंडियम को बोरॉन के नीचे रखा जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। तो ये हमको समझाना पड़ेगा कि मेंडलीव ने क्या क्या प्रेडिक्शन दिया था जिसकी वजह से स्कैंडियम बोरॉन के नीचे रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसका भी टेबल मैं आपको यहाँ पर बनाकर बता देती हूँ। ये रहा हमारा टेबल आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि एका बोरॉन और स्कैंडियम में है सिमिलर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसका 40 से 48 के बीच होना चाहिए था, तो इन्होंने बताया था 40 से 48 पर। जो स्कैंडियम का था वो था 44, ठीक है, यानी 44.95 जो एग्जैक्ट था स्कैंडियम की डिस्कवरी के बाद। और इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था वो क्या कहा था, 40 से 48 के बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। अब हम देख लेते हैं कि बोरॉन जो है वो ऑक्साइड कैसा बनाएगा। तो बोरॉन जो है हमारा वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, तो वैसे ही एका बोरॉन जो है हमारा कैसा ऑक्साइड बनाना चाहिए, इन्होंने बताया था E2O3, ठीक है। तो E2O3 बनाना चाहिए। तो यहाँ पर स्कैंडियम की जब खोजी तो देखा गया कि स्कैंडियम भी स्कैंडियम O3 बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या है, तो ECl3 होना चाहिए और यहाँ पर स्कैंडियम Cl3 बना रहा था। तो यहाँ पर ये तीनों भी सेटिस्फाई हो रहे थे जो भी उनका प्रेडिक्शन था। तो ये रहा हमारा टेबल, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is, what were isotopes? Why could isotopes not fit in Mendeleev's periodic table? Isotopes क्या होता है मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए जो भी मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि आइसोटोप्स क्या है, पहले तो आपको ये बताना है एंड फिर आपको बताना है कि आइसोटोप्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में फिट क्यों नहीं हो पा रहे थे। जब मेंडलीव इतने दूरदर्शी थे, उन्होंने इतनी सारी प्रेडिक्शन की थी, इतनी सारी भविष्यवाणियाँ की थी, उन्होंने गैपिंग छोड़ रखी थी अपकमिंग एलिमेंट्स के लिए, तो फिर ये क्यों नहीं किया उन्होंने, आइसोटोप्स को स्पेस क्यों नहीं दिया, जबकि उनका जो पीरियोडिक मॉडल था वो एटॉमिक मास पे डिपेंड था। और आइसोटोप्स जो होता है हमारा वो एटॉमिक मास में ही डिपेंड करता है, मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, राइट। तो फिर आइसोटोप्स में भी तो मास डिफरेंस है, तो मास जब डिफरेंट है तो फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया स्पेस, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को एक स्पेस दिया, उसमें भी खैर उनको डाउट था कि 7th ग्रुप में होगा या 1st ग्रुप में। जैसे क्लोरीन है या जैसे आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन सब के आइसोटोप्स कहाँ जाएंगे, इनके आइसोटोप्स भी होते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बताऊँगी, ठीक है। तो आंसर मैंने पहले से ही यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है, आप देख लीजिए। एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अ पर्टिकुलर स्लॉट फॉर द एलिमेंट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। जब उन्होंने सारे स्लॉट एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाए हैं तो क्यों नहीं जगह छोड़ा, ठीक है। दिस मीन्स एन एलिमेंट विथ अ पर्टिकुलर एटॉमिक मास कुड बी प्लेस्ड इन वन स्लॉट। A slot could not accommodate more than one atomic mass, hence isotopes could not fit in Mendeleev's periodic table, ठीक है।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट में अब हम देख लेते हैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं देखूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे उसका आंसर देना है। और उसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, मेरे पास तो इतने ही क्वेश्चंस थे, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत लॉन्ग है। और इसको कैसे आंसर देना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। पर इसके अलावा भी अगर आपको कहीं क्वेश्चंस मिले इस चैप्टर से तो आप लेकर आइएगा, पूछिएगा मुझसे, ठीक है। और करने की कोशिश करिएगा। मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी तरह से करने हैं, एंड आई होप आप कर पाओगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज डिस्कस सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सैलिएंट फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या था, देख लेते हैं। सम सैलिएंट फीचर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर एज फॉलोज, ठीक है। In order to group certain elements with similar chemical properties, Mendeleev placed some elements with higher atomic masses before the elements with lower atomic masses, ठीक है। हायर एटॉमिक मास को क्या कर दिया, लोअर एटॉमिक के पहले रख दिया। कोबाल्ट वॉज प्लेस्ड बिफोर निकेल, ये एग्जाम्पल है। निकेल का जो था वो मैंने आपको बताया, निकेल का जो है वो बहुत ही मतलब उसका कम है एटॉमिक मास, और कोबाल्ट का ज़्यादा है तो कोबाल्ट को पहले रख दिया है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज़ 58.9 और निकेल का कितना है 58.7, तो कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकेल को बाद में रख दिया, तो यहाँ पर इनकी थ्योरी फेल हो गई। सेकेंड देखते हैं, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, दोज गैप्स वर लेफ्ट टू अकोमोडेट certain elements which were not known until this time. Mendeleev had predicted discoveries of such elements. Mendeleev named those unknown elements by using the prefix eka before some existing element. जितने existing element थे उनके नाम के सामने eka लगा करके उन्होंने गैपिंग छोड़ी, स्पेस छोड़ा, जो अपकमिंग एलिमेंट्स आने वाले थे उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे। The striking similarity of new elements properties as per Mendeleev's prediction gave him a lot respect among the scientific community. His periodic table was widely accepted by the scientists from around the world, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इनके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो कि पहले कभी किसी साइंटिस्ट ने नहीं सोचा था, तो वो एक अपने आप में काफ़ी यूनिक हो जाता है, जिसकी वजह से इनको होल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको बहुत सारा इनको अप्रिसिएट किया गया, इनको मान्यता दी गई इनके पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। नोबल गैसेस भी इन्होंने बताया थे, लाइक हीलियम, नियॉन, नोबल गैसेस के लिए इन्होंने स्पेस छोड़ा था, इन्होंने बताया नहीं था। सो नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन वर नॉट डिस्कवर्ड टिल हिज टाइम, उनके टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थी ये, ठीक है। हाउ एवर दिस गैसेज हैड बीन मैंशनड बाय सम अर्लियर साइंटिस्ट, and after their discovery these gases could be easily fit in the Mendeleev's periodic table without disturbing the original order. जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे थे, इन्होंने जो ऑर्डर से अरेंज किया हुआ था उस ऑर्डर को और किसी भी एलिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो वो आराम से फिट आ गए। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने उनके लिए भी स्पेस छोड़ रखा था, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, उनकी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से उनको इतनी ऑल ओवर वर्ल्ड में मान्यता दी गई, उनको एक्सेप्टेंस मिला इसी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन आंसर जो भी मैं लेकर आई थी वो ख़त्म होता है। अब आपको जितना भी क्वेश्चन हो, जो कुछ भी पूछना हो, पिछले लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें जो भी डाउट आई या इसमें अभी जो आपको समझ में नहीं आया, आप उस क्वेश्चन को बता दीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ उसका आंसर। जब भी आपको लगे कि आपको पूछना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन जिसमें भी आपको डाउट हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए स्टूडेंट्स, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले जैसे मैं आपको करा रही हूँ। और जितने भी मैं क्वेश्चंस आंसर कराती हूँ वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और अपना एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और कमेंट करिए जो भी आपको डाउट आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।